हाँ जी दोस्तों, तो पिछली कंटेंट की तरह इस वाले पार्ट में भी हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 19 एंड सेक्शन नंबर 20। दो छोटे बट दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो इसके अंदर कवर होंगे। अगेन केस स्टडी के अंदर इसके अंदर भी इसको काफी टाइम पूछा गया है और पूछा जाता है कि इनके ऊपर सवाल भी मतलब केस स्टडी के थ्रू काफी सारे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 19। सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है और बहुत नॉलेज वाला सेक्शन है। ये कहता है सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग। मतलब क्या हुआ, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी क्या होते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस दे रहा हूं कि होल्डिंग कंपनी बेसिकली क्या होती है, जिसने कि सब्सिडरी कंपनी के मतलब किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है मोर देन 50%। अगर 50% ज्यादा होल्डिंग है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो सब्सिडरी कंपनी है जिसके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, और जिसने होल्ड कर रखे हैं वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ये क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है कि ये तो अच्छा है जी, होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं सब्सिडरी के शेयर्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब्सिडरी कंपनी भी शेयर्स होल्ड करे किसके, होल्डिंग कंपनी के। मतलब कि वो अलाउड नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी उल्टा शेयर्स परचेज कर ले किसके, होल्डिंग शेयर कंपनी के। होल्डिंग ने तो परचेज कर ही रखे हैं लेकिन सब्सिडरी परचेज नहीं कर सकती, ये सेक्शन उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, बट कुछ साथ में एक्सेप्शंस भी देता है कि इसी सिचुएशन के अंदर ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। फिर कुछ वोटिंग पावर की बात करता है कि इस केस में वोटिंग पावर में काउंटिंग होगी, इस केस में नहीं होगी। बस इतनी सी बात है सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका सब सेक्शन है वो बेसिकली यही कहता है क्या, कि भैया कोई भी कंपनी जो है एज अ सब्सिडरी कंपनी खुद या अपने नॉमिनी के बिहाफ पे वो होल्ड नहीं कर सकती शेयर्स की होल्डिंग कंपनी के, और ना ही होल्डिंग कंपनी अलॉट करेगी अपनी सब्सिडरी को अपने शेयर्स। मतलब दोनों तरफ से इसको प्रोविजन में डाल दिया गया। अगर ऐसा होता है तो वो वाइड माना जाता है। प्रोवाइडेड मतलब कुछ एक्सेप्शंस आ गया कि भैया इन केस पे ये वाला सब सेक्शन जो है हमारा वो अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से केसेस पे, पहला, अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स को होल्ड किया हुआ एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर। मतलब क्या हुआ कि किसी की मृत्यु हो गई जो कि होल्डिंग कंपनी का मेंबर था और उसके बिहाफ पे उसको मिल गया, तो उस केस में अगर उसके बिहाफ पे उसको शेयर्स अलॉट हो गया तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक्चुअल में ये इसका सब्सक्राइबर नहीं है, तो उस केस में आपका अलाउड नहीं होगा। नंबर 2 आता है, सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स को होल्ड किया एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी का बेसिकली आप मीनिंग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, जो कि वो भी क्या होता है, किसी और के बिहाफ में होल्ड करना होता है फॉर टाइम बिंग, कि किसी के बिहाफ में उसको ट्रांसफर करके चला गया है एज अ ट्रस्टी देख रेख के लिए, बाकी एक्चुअल में उसका ऑनर कोई और है। ठीक है, तो ये दो केस आ गए। नंबर 3 आता है कि जब वो सब्सिडरी बनी उस होल्डिंग कंपनी के, उससे पहले से शेयर्स होल्ड करके बैठी हुई है वो। मतलब कि सपोज ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने शेयर्स पहले खरीद लिए थे, उसके बाद बी लिमिटेड ने उसके 50% ज्यादा शेयर्स करके उसको सब्सिडरी बना दिया। तो ए लिमिटेड ने अगर पहले से कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो उतने होल्ड करके रख सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो शेयर होल्डिंग होगी वो उसको बढ़ाएगी नहीं, उसकी परमिशन नहीं दे दी गई है कि आप उस शेयर होल्डिंग को बढ़ा लो। सपोज शेयर होल्डिंग पहले थी उसकी 2%, तो क्या वो बाद में जब वो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप हमारा एस्टेब्लिश हो गया तो क्या वो शेयर होल्डिंग को बढ़ा सकती है? नहीं जी, तब वो नहीं बढ़ा सकती। अगर पहले 2% था, 2% रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई मनाही नहीं है, उसको बेचने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप उसको बढ़ाने का परमिशन नहीं रखते इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये 3 टाइप के आपकी एक्सेप्शन आ गए इसके अंदर। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर है तो उसके सिनेरियोज बताएं। तो इस तरीके से आपका ये सवाल फ्रेम होता है। फिर ये कहता है कि राइट टू वोट की बात करो तो पहले क्लॉज के अंदर, मतलब पहले सबसेक्शन के अंदर 3 ये आपके सब क्लॉजेस थे। इसके अंदर फिर कहा गया कि भैया क्लॉज ए और बी जो है, जहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी की बात कर रहा है, वहां पे तो आपको वोटिंग का राइट दिया जाएगा, लेकिन सी वाला क्लॉज जो है वहां पे आपको वोटिंग का राइट भी नहीं देता ये सेक्शन। तो ये सेक्शन सिंपली कहता है कि ए और बी जो क्लॉज है उसके अंदर आपको राइट टू वोट मिलता है, लेकिन सी वाले क्लॉज के तहत अगर आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं पहले से कुछ, तो उसमें राइट टू वोट आपको नहीं मिलता। ठीक है, फिर बात करते हैं जो इसका सेकंड सबसेक्शन आता है, वो ये बारे में कह रहा है कि अगर सपोज करें कोई ऐसी कंपनी है जहां पे शेयर कैपिटल ही नहीं है। अब ऐसी कंपनी कौन सी होती है, तो आपने स्टार्टिंग में मेमोरेंडम आर्टिकल क्राइम में देखा हुआ है कि 5 टाइप की कंपनीज होती हैं। 5 टाइप की कंपनी में पहली शेयर कैपिटल थी, दूसरी जो थी वो गारंटी थी, जिसमें कि 2 वैरायटी होती है, विद कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। फिर आपका अनलिमिटेड कंपनी आया जिसके अंदर भी 2 वैरायटी थी, विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर कैपिटल। मतलब कि आपके अनलिमिटेड के अंदर एक विदाउट शेयर कैपिटल का पोर्शन होता है और दूसरा गारंटी के अंदर भी एक विदाउट शेयर कैपिटल का पोर्शन होता है। दोनों में जो विदाउट शेयर कैपिटल का पोर्शन है, उस केस में कैसे चेक करेंगे कि वो शेयर होल्ड करेगी नहीं करेगी, तो वहां पे आपको शेयर होल्डिंग को कन्वर्ट कर देना है वर्ड में, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर के थ्रू आप इसको एस्टेब्लिश करोगे कि क्या वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी है, और उसके बाद आप देखोगे कि क्या वो उसके दूसरे के अंदर वो इंटरेस्ट ऑफ, मतलब दूसरी होल्डिंग कंपनी के अंदर क्या सब्सिडरी कंपनी अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकती है। किसी भी प्रकार से उसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है कि किस तरह से उसका कंट्रोल है उस कंपनी के अंदर, या और कोई टर्म।
ठीक है। तो द थिंग इज कि यहाँ पे शेयर कैपिटल को आपको इंटरेस्ट पे कन्वर्ट कर देना है कि क्या शेयर कैपिटल बेसिकली क्या देता है आपको, उसकी इंटरेस्ट ही तो कन्विंस करता है कि कितना इंटरेस्ट है उसका, कितना राइट्स है उसका, तो उसी चीज को आपको कन्वर्ट कर देना है इंटरेस्ट की फॉर्म में इन दो सिनेरियो में। किस सिनेरियो में? जहां पे गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी होगी विदाउट शेयर कैपिटल, तो उस केस में आप शेयर कैपिटल में मेजर नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन कहता है कि उसको शेयर कैपिटल में ना थ्रू, उसको इंटरेस्ट ऑफ मेंबर के थ्रू उसको कन्वर्ट करके तब आपको मापना है। ठीक है। फिर एक के ऊपर छोटा सा एग्जांपल सेम बात कर रहा है कि पहले 2% की होल्डिंग थी, बाद में उसको क्या वो बढ़ा सकता है? तो नहीं, वो बढ़ा नहीं सकता, उसको चाहे तो खत्म कर सकता है लेकिन उस होल्डिंग को इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब ये सी क्लॉज के ऊपर आपका एग्जांपल बना हुआ है, यू कैन रीड इट सेल्फ। चलिए जी, अगला पॉइंट आता है आपका सेक्शन नंबर 20। इसको भी साथ में कवर करते हैं, थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है तो थोड़ा सा हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, बट कोई नहीं, आपको सब्र का सुनना है। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं किन किन लोगों को, तो डिलीवर यहां पे करने की बात करता है 3 वैरायटी को, या तो किसी कंपनी को सर्विस किया जा रही है डॉक्यूमेंट, मतलब सर्व किया जा रहा है, या मेंबर्स को सर्व किया जा रहा है, या फिर रजिस्ट्रार को सर्व किया जा रहा है। इन 3 लोगों को अगर डॉक्यूमेंट सर्व किया जा रहा है तो उसको किस किस तरीके से सर्व किया जा सकता है, मतलब किस किस तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को इन तीनों व्यक्तियों को पहुंचाया जा सकता है, तो उसके बारे में बेसिकली बात करता है। सबसे पहली बात आती है कि अगर सर्व कर रहे हैं हम किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट, अगर किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहां पे करेंगे, तो आपने देखा था सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर बात करता था। रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना ही इसीलिए जरूरी होता है ताकि आपको डॉक्यूमेंट सर्व किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्व किया जाएगा डॉक्यूमेंट तो कहां किया जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस में किस तरीके से किया जाएगा, तो उसकी कुछ वैरायटी बताई गई। रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो आप, स्पीड पोस्ट कर सकते हो आप, कुरियर सर्विसेज कर सकते हो, या फिर छोड़ के आ सकते हो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये सारा कुछ आपका सर्विंग के अंदर कवर हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट आता है कोई और इलेक्ट्रॉनिक या अदर मोड, इसको एंड में थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, भाई वही मेल एंड फैक्स इस टाइप की बातें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड तो आपको पता है सिंपली सेंसेबल है, बट अदर मोड बेसिकली क्या है? तो अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब वाली बात होती है, जो हमेशा एक पॉइंट हमेशा लॉ लेके रखता है ताकि अगर कुछ इंसर्ट करने का कल को मन करे तो उसको वो कर सके। तो अदर मोड इसलिए आपका एक तरीके से ब्लैंक एरिया होता है। बात आती है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और मेंबर। अगर रजिस्ट्रार और मेंबर को अगर हम डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हैं तो उस केस में कैसे कैसे कर सकते हैं? तो पहले कंपनी को कवर कर दिया गया, रजिस्ट्रार और मेंबर को यहां कवर किया जा रहा है। तो उस केस में क्या क्या ऑप्शंस है? तो आपका वही पोस्ट आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट आता है, स्पीड पोस्ट आता है, कुरियर आता है। उसके जो ऑफिशियल एड्रेस है किसी का, अगर कोई मेंबर है या कोई रजिस्ट्रार है तो उसके एड्रेस पे भी आप उसको डिलीवर कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका वही इलेक्ट्रॉनिक या अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है। आपने अभी एक ऊपर पिछला वाला जो हमारा वीडियो का पार्ट था उसमें देखा था कि कुछ एक डॉक्यूमेंट के लिए जो मेंबर है वो रिक्वेस्ट करता है। तो अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर मोड से, वो कहता है जी मुझे स्पीड पोस्ट ही चाहिए, तो उसको स्पीड पोस्ट पे देना पड़ेगा। अगर वो कहता है जी मेरे को कुरियर के थ्रू चाहिए तो उसको कुरियर के थ्रू देना पड़ेगा। अगर वो कहता है जी मुझे मेल पे चाहिए तो उसको मेल पे देना पड़ेगा। थिंग इज कि अगर वो ऐसा कहता है, अपनी कोई रिक्वेस्ट जाहिर करता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर मोड से ही डॉक्यूमेंट सर्व किया जाए, तो उसको उस पर्टिकुलर मोड से ही डॉक्यूमेंट सर्व किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है उसको फीस तो पेमेंट करनी है, वो आपके पिछले सेक्शन में कवर हो गया था। फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन आती है कि जो डिलीवरी का मतलब कुरियर का वर्ड का मतलब है, तो कुरियर वर्ड जो ऊपर आया, कुरियर वर्ड का बेसिकली क्या मतलब है? तो कुरियर वर्ड का मतलब है कोई भी एजेंसी या कोई भी पर्सन ऐसा है जो डिलीवर करता है डॉक्यूमेंट को और साथ में आपको प्रोवाइड करता है प्रूफ भी डिलीवरी का। मतलब ऐसा नहीं कि जी छोड़ के आगे कोई प्रूफ है नहीं कि छोड़ के आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे ये साबित हो चुकी है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट को डिलीवर हुआ था, इस डेट पर डिलीवर हुआ था, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई ऐसा प्रोवाइड कराता तो उसी को हम कुरियर के अंदर काउंट करेंगे। एक्सेप्शन आती है निधि कंपनी के लिए। निधि कंपनी बेसिकली क्या होती है? तो एक वैरायटी ऑफ कंपनी है, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। द थिंग इज कि कुछ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए अगर कंपनी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उसको हम निधि कंपनी कहते हैं। ठीक है, आएगा हमारे पास आगे ये, इसके बारे में चर्चा होगी। तो निधि कंपनी के ऊपर बेसिकली क्या छूट है कि निधि कंपनी को कहा जा रहा है कि अगर कोई मेंबर ऐसा है, मतलब जो निधि कंपनी को जो डॉक्यूमेंट सर्व किया जाएगा, डॉक्यूमेंट कब सर्व किया जाएगा? वो उन्हीं मेंबर को सर्व किया जाएगा जिनकी की जो होल्डिंग है वो 1000 रुपए से ज्यादा है या 1% से ज्यादा है, विच एवर इज लेस। मतलब 1000 रुपए या फिर 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस। अगर इनसे ज्यादा की उसकी होल्डिंग होगी, विच एवर इज लेस का मतलब क्या होगा? इससे ज्यादा की अगर होल्डिंग होगी किसी पर्सन की, किसी मेंबर की, तो उसी को डॉक्यूमेंट इस तरीके से सर्व किया जाएगा। बाकी जो लोग बच जाएंगे, बाकी जो शेयर होल्डर बच जाएंगे, उनको किसी भी इन मोड से सर्व नहीं किया जाएगा। उनको सीधा सीधा पब्लिश कर दिया जाएगा। कहां पे? न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर जो निधि कंपनी का ऑफिस होगा उसके जो नोटिस बोर्ड होंगे उस नोटिस बोर्ड पे उसको चिपका दिया जाएगा। द थिंग इज कि कहा जा रहा है, कहने का मतलब सेंस कुछ ऐसा है कि बड़े शेयर होल्डर को ही सर्व करने की लायबिलिटी आती है। जो छोटे शेयर होल्डर हैं उन छोटे शेयर होल्डर को आपको सर्व करने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर जो भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेलिटी का, जो भी डिस्ट्रिक्ट का, जो भी एरिया का न्यूज़पेपर है उसमें उसको पब्लिश कर दें और साथ ही साथ अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में इसको चिपका दें। दैट्स इनफ। ठीक है, तो निधि कंपनी के लिए छूट है। बड़े लोग में कौन कौन आ गए? तो 1000 रुपए की उनकी होल्डिंग होगी
फेस वैल्यू की, या फिर 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस। इन दोनों को कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करोगे, जो भी लेस होगा उससे लिमिट तय होगी, उससे ऊपर का अगर होल्डिंग है तो उसको सर्व किया जाएगा, अदरवाइज सर्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार की छूट है निधि कंपनी के लिए। चलिए जी, अब कुछ क्लैरिफिकेशन आ गए। क्लैरिफिकेशन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन का बेसिकली मतलब क्या है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब सिंपली पता होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि वैसे टाइप से कम्युनिकेशन जिसका कि रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड क्रिएट किया जा सके, उसको रिटेन किया जा सके, कल को उसको रिट्रीव करना हो, मतलब उसकी रिकवरी करनी हो, उसको वहां से दोबारा से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो पॉसिबल हो, उसको रिव्यू करना हो तो वो पॉसिबल हो। जनरली ये होते हैं मेल वेल, मतलब रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं सेव रहते हैं, आप फ्यूचर डेट पे उसको चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। द थिंग इज, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मीनिंग समझाया गया, क्या क्या चीज इसके अंदर कवर कर दी गई। तो इसके अंदर आपका फैक्स कवर कर दिया गया, ईमेल कवर कर दिया गया, फिर नेटवर्क की बात कर रहा है। नेटवर्क बेसिकली यहां पे इस सेंस में है कि जैसे आप एमसीए की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तो रजिस्ट्रार को जो डॉक्यूमेंट सर्व किया जाता है वो डॉक्यूमेंट कैसे सर्व किया जा रहा है, वो एमसीए की साइट पे जाके उसको अपलोड किया जाता है। द थिंग इज, उसका एक नेटवर्क क्रिएटेड है जो एमसीए ने डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया हुआ है। हम वहां पे जाके अपने फॉर्म्स को अपलोड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और ये मान लेते हैं कि वो चला गया रजिस्ट्रार के पास। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो अगर कोई ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश है तो उस केस में आप ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्रार को मेल नहीं करते, रजिस्ट्रार को आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हो आज के जमाने में। जहां आप ऑनलाइन फाइलिंग का जमाना है तो वहां पे आप उस केस में उनका जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें जाके उन चीजों को फाइल करते हो, द थिंग इज अपलोड करते हो। तो उस सिनेरियो में आपका नेटवर्क होगा, या फिर लास्ट एक कहता है कोई और अदर मीन भी हो सकता है जो कि रीजनेबल आपको लगता है। अगर डिलीवरी ऑफ पोस्ट को इन्होंने क्लैरिफाई किस तरीके से किया कि भैया अगर नोटिस है मीटिंग की तो वो आपके 48 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। मतलब जिस दिन उसको पोस्ट किया गया है उसको आपको एश्योर करना है कि अगर किसी मीटिंग बुलाने के लिए, क्योंकि मीटिंग का टाइम वैसे भी बहुत लिमिटेड होता है, मीटिंग हम वैसे भी अपने अलग अलग सिनेरियो में देखा है कि आपको मीटिंग के अलग अलग टाइम्स मिलते हैं, अब आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मीटिंग के जो भी टाइम्स मिलते हैं तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में भी बुलाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, पता लगा पोस्ट ही आपका कई दिनों तक घूम रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नोटिस ऑफ मीटिंग में आपको इंश्योर करना है कि अगर डिलीवरी थ्रू पोस्ट है तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर वो पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। और बाकी कोई केस है, अगर मीटिंग के अलावा कोई और केस है तो फिर जो ऑर्डनरी टाइम लगता है आपके पोस्ट का वो रीजनेबल टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट इन मीटिंग आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो रीच होनी चाहिए वो 48 घंटे तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए, तो ताकि उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 20। दो सेक्शन आपके बचते हैं इस चैप्टर के अंदर, 21 और 22। खुश हो जाएं क्योंकि वो दो चैप्टर भी आपका एक साथ कोशिश करेंगे कवर करने का। अगेन दो उसके अंदर सेक्शन है छोटे छोटे, तो उसको कवर करने के बाद आपको कहा जाएगा कि पूरा पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।